बच्चों, तो आज हम क्या लेकर आए हैं? सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे और डोपिंग की बात करेंगे। किस तरह से डोपिंग होती है, किस तरह से पेंटावैलेंट होता है, किस तरह से ट्राइवैलेंट होता है, या किस तरह से अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे आज हम? क्या लेकर आए हैं? क्लास 12 एंड नीट के लिए लेक्चर सॉलिड स्टेट, चैप्टर सॉलिड स्टेट, लेक्चर नंबर 6। कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर खत्म हो जाए। नहीं होता है तो अगले में तो फाइनली खत्म हो ही जाएगा। किसकी बात करेंगे हम? सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। इसमें दो तरह के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पेंटावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। ये ट्राइवैलेंट पेंटावैलेंट कुछ भी लिख लो, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। क्या बात करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन से डायमैग्नेटिक होते हैं, कौन से पैरामैग्नेटिक होते हैं, कौन से पेरीमैग्नेटिक होते हैं, कौन से फेरोमैग्नेटिक होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, ये बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर खत्म हो जाए ये, जिससे कि कल से हम इसके या अगले लेक्चर से, जब भी लेक्चर आएगा तब से हम इसके क्या कर सके? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश राजपूत, आपका हमारा प्यारा सा चैनल लर्न। ठीक है, ये शुरू करेंगे आज। चल, डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। अरे चल भाई, डिफेक्ट caused by मिक्सिंग। ठीक है, दो तरह के डिफेक्ट आते हैं। वो हमने डिफेक्ट बात कर ली, शॉर्ट की, फ्रैंकल एक्सेंट्री, एक्सेंट्रिसिटी। अब आती है कि किस तरह से सेमीकंडक्टर में हम मिलाते हैं कोई भी इम्प्योरिटी और किस तरह से उसकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ाते हैं। कितनी तरह का होता है? किसमें मिलाते हैं हम? सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें मिलाते हैं? एक और एक और कौन से मिलाते हैं? ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट मतलब जिसमें बाहर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित। कौन से? जिसमें बाहर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दूसरा कौन से मिलाते हैं? पेंटावैलेंट। बस यही है। कौन से मिलाते हैं? पेंटावैलेंट। किसमें मिलाते हैं? सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। पेंटावैलेंट कौन से होते हैं? जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और डिस्टन। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है 7 होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2p3। जब नीचे जाएंगे तो 3p3, तो 3 वाले में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 4 वाले में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 5 वाले में होंगे, इसमें 6 वाले में होंगे। छठे ऑर्डर में ट्राइवैलेंट कौन से होते हैं? जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये मिलाते हैं। जैसे बोरॉन कितना होता है? 8 होता है। 8 होता है। बोरॉन कितना होता है? 5 होता है। 1s2, 2s2, 2p1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर? 3 इलेक्ट्रॉन। मिलाते किसमें हैं हम? सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर? 4 इलेक्ट्रॉन।
होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सिलिकॉन कितना होता है? 14 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। बाहर कितने होते हैं? 4। तो किसमें मिलाते हैं हम? ऐसे एटम्स में या ऐसे एलिमेंट में मिलाते हैं जिसमें बाहर वाले ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो। कौन सी चीज मिलाते हैं? कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हैं? या तो पेंटावैलेंट जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो आउटर ऑर्बिटल में, या तो ट्राइवैलेंट जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में उपस्थित हो। इन्हें क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। इन्हें क्या बोलते हैं? इम्प्योर। ये भी इम्प्योरिटी है और ये भी। ठीक है, इसे उतारो फटाफट। अब हमारे पास कौन से आते हैं? 2 तरह के सेमीकंडक्टर आएंगे, एन टाइप और पी टाइप। बता दो। सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी के बाद कितने तरह के बन जाते हैं? आपके 2 तरह के बन जाते हैं। ये होते हैं आपके एन टाइप, डालते हैं सेमीकंडक्टर on the basis of क्या? डोपिंग इम्प्योरिटी। मतलब उसकी डोपिंग कर देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं, इससे बनता है सेमीकंडक्टर। पहला कौन सा होता है? एन टाइप होता है। दूसरा कौन सा होता है? पी टाइप। अंतर क्या होता है दोनों में? मिलाएंगे दोनों में सिलिकॉन और जर्मेनियम में। मेन जो रहेगा वो सिलिकॉन जर्मेनियम रहेगा। एन टाइप कौन से होते हैं? व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स्ड। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने फास्फोरस मिला दिया। किसमें मिला दिया हमने? सिलिकॉन वाले सेमीकंडक्टर में मिला दिया। ठीक है, फास्फोरस क्या होता है? 15 होता है। ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो इसके आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो गए। सिलिकॉन कितना होता है? 14 होता है। 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। इसके बाहर वाले ऑर्बिटल में कितने हो गए? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें 5 हो गए और इसमें 4 हो गए। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मिक्स किया। ये फास्फोरस है, इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ये सिलिकॉन है, इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। हुआ क्या कि एक एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया। एक इसने बना लिया इसके साथ, एक इसने बना लिया इसके साथ, एक इसने बना लिया इसके साथ और इसने बना लिया इसके साथ। चारों इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। अब हुआ क्या कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है ये खाली बच गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा। पूरे क्रिस्टल में जब मूव करेगा तो क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं थे, कंडक्टिविटी नहीं थी, हमने उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल दी। अब इम्प्योरिटी डालने के बाद बॉन्ड बन गए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो खाली बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर इसके पास करंट लगाओगे तो भी ये मूव करेगा, इसके पास हीट लगाओगे तो भी ये मूव करेगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होता है? कंडक्शन वेक्टर या कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कंडक्शन पॉइंट, कंडक्शन वेक्टर, कंडक्शन सपोर्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं हम इसमें कि इलेक्ट्रॉन इसमें डोपेंट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें डोपेंट होते हैं। डोपेंट मतलब
हावी होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा काम करते हैं। अब पी टाइप के देखो, मान लीजिए हमने सिलिकॉन ले लिया और इधर से हमने कौन ले लिया, पी टाइप में ट्राइवेलेंट में बोरॉन ले लिया मान लो। अब हुआ क्या कि इसके पास कौन है 1s2 2s2 2p3 सॉरी 2p6 3s2 और 3p2। इसके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन क्या होता है, 5 होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p1। इसके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 में जाए 4 में जाए 5 में जाए उससे फर्क नहीं है, बस ये देखना है कि बाहर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने। अब हमने इन दोनों को मिक्स किया 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका कितना है 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 है। अब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, 1 2 और 3। अब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन खाली बच गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात है कि इम्प्योरिटी के पास इलेक्ट्रॉन बचता है या खाली जगह बचता है। क्रिस्टल के पास बच गया, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्योरिटी जो लेकर आई, क्रिस्टल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास बंधे हुए हैं। क्रिस्टल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास बंधे हुए हैं। जो बाहर से हम इम्प्योरिटी लेकर आए हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन बचता है होल बचता है। अब बाहर वाले क्या हुआ कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास क्रिस्टल के पास इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें क्या बच जाता है, खाली जगह बच जाती है। खाली जगह बच जाती है क्यों, क्योंकि न्यूट्रलिटी भी बनाए रखनी है। इम्प्योरिटी हम बाहर से लेकर आए, न्यूट्रलिटी बना के रखनी है। अब न्यूट्रलिटी बना के रखनी है तो ये क्या हुआ, ये बन गया होल बन गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या बच रहा था, इम्प्योरिटी के पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था। यहाँ पे क्या बच रहा है, इम्प्योरिटी के पास एक होल बच रहा है। तो होता क्या है कि इसमें जो कंडक्शन वेक्टर होते हैं, प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी दोनों में बढ़ती है। कंडक्शन वेक्टर जो होते हैं इसमें ये होल होते हैं, यानी कि होल जो होते हैं इसमें वो डोपेंट। ठीक है, क्रिस्टल के पास कितना बच रहा है उससे मतलब नहीं है, इम्प्योरिटी के पास क्या बच रहा है उससे मतलब होता है। यहाँ इम्प्योरिटी के पास इलेक्ट्रॉन बच रहा था तो मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन वाला वेक्टर बन गया। यहाँ इम्प्योरिटी के पास होल बच रहा तो ये क्या करेगा, होल मूव करेगा। इसमें होल कभी मूव नहीं करता, होल कभी मूव। होता क्या है कि मान लो यहाँ पर होल है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, अब और ये इस जगह पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें जाएगा, होल कभी मूव नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें जाएगा तो यहाँ पर होल बन जाएगा। ये इस होल को भरने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर होल छोड़ जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होल्स को भरते हुए जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि होल मूव कर रहा है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, होल नेवर मूव, इलेक्ट्रॉन move to fill hole and it seems hole is move। ठीक, होल कभी मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन होल को भरने के लिए मूव करता है, इलेक्ट्रॉन होल को भरने के लिए मूव करता है और हमें ऐसा लगता है कि होल मूव कर रहा है। ठीक है, एन टाइप में 5 वाला मिलाया, एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया, इम्प्योरिटी के पास इलेक्ट्रॉन भागेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। पी टाइप में होल बच गया क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। पी टाइप में होल बच गया तो होल मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, लेकिन जब उसे भरने के लिए जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि होल मूव कर रहा है। ठीक है, इसे उतार लो फटाफट, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो हमारे सेमीकंडक्टर हो गए, एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया, पेंटावैलेंट हो गया, ट्राइवैलेंट हो गया। पता चल गया हमको कि एन टाइप में कौन डोपेंट होता है और पता चल गया पी टाइप में कौन डोपेंट होता है, क्यों होता है ये भी हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि कंडक्टर या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर या सुपरकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। ठीक है, और हम कैसे उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, चलो
होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी। जिसकी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा कंडक्शन करेगा, वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। जिसकी सबसे कम कंडक्टिविटी होगी वो सबसे कम कंडक्शन करेगा, वो सबसे खराब कंडक्टर होगा। ठीक है, तो कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? उनकी कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7, मतलब बहुत ज्यादा होती है। 10,000 से लेके 10 लाख तक होती है, जो भी इनकी यूनिट होती है। 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7 क्या होती है इसकी यूनिट? ओम मीटर। ठीक है, 1/में है ये ओम मीटर। ठीक है, मेटल के लिए क्या होती है? मेटल हमारा बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेटल जो होते हैं हमारे बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कोई सा भी मेटल हो सब कंडक्शन करते हैं, चाहे वो हीट का करे चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का करे। तो फॉर मेटल कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, आगे चलो इंसुलेटर की बात करते हैं। पहले चलो सेमीकंडक्टर की बात करें। सेमीकंडक्टर की क्या कंडक्टिविटी होती है? इसकी होती है आपकी 10 की पावर -6 से लेके 10 की पावर 4 ओम मीटर, 4 ओम पर ओम। इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर की कितनी जाती है? इंसुलेटर के लिए होती है ये 10 की पावर -20 से लेके 10 की पावर -10, 16 नहीं है 10 है, -10 ओम मीटर। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 7 होती है। मेटल की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा मानी जाती है, 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। सेमीकंडक्टर की कितनी होती है? 10 की पावर -6 से लेके 10 की पावर 4 होती है। इंसुलेटर की कितनी होती है? 10 की पावर -20 से लेके 10 की पावर -10 तक होती है। सुपर कंडक्टर, एक वर्ड आता है हमारे सामने सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? इट्स रेसिस्टेंस इज 0। ठीक, मतलब क्या हुआ? जैसे देखो मेटल की कंडक्टिविटी 10 की पावर 7 है, मान लिया हमने सबसे ज्यादा है मेटल की कंडक्टिविटी। लेकिन होता क्या है कि उसमें थोड़ी बहुत रेसिस्टिविटी होती है। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम तार को बढ़ाते जाते हैं उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ती जाती है। आप बिल्कुल यहीं पे बल्ब जलाओ बहुत तेज जलेगा, या बिल्कुल यहीं पे पंखा चलाओ बहुत तेज पंखा चलता है। लंबा तार कर दो थोड़ी पंखे की स्पीड कम हो जाती है, थोड़ी पंखे की स्पीड कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? इनकी कंडक्टिविटी तो रहेगी आपकी 10 की पावर 7, जो कि मैक्सिमम रेंज है। ये मैक्सिमम रेंज है, 10 की पावर 7 मैक्सिमम रेंज है, और इसमें रेजिस्टेंस भी बिल्कुल नहीं है। मतलब जो काम करने वाली चीजें हैं वो मैक्सिमम है, और काम रोकने वाली जो चीज है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें 0.1 भी काम रोकने वाली प्रॉपर्टी हो तो इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी तो कम होगी, 10 की पावर -10 तक कम होगी, लेकिन कुछ तो कम होगी। इसमें कुछ कम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो है वो 0 है। किसने ढूंढा था इसको? कैमरलिन ने। डिस्कवर्ड बाय कैमरलिन। कब ढूंढा था? एट 4 केल्विन। किसको ढूंढा था? Hg, यानी कि मरकरी। मरकरी। ठीक है, कंडक्टर हो गए, कंडक्टिविटी हो गई, मेटल हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए, सुपर कंडक्टर।
कितना काम बचा है हमारे पास? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची हैं। बस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची है और कुछ हमारे पास बचा नहीं है। तो चलो खत्म करते हैं, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि बाकी सब हम करा चुके हैं। मिटा दो। आज ही चैप्टर खत्म कर देंगे तो अगले लेक्चर में हम इसके बारे में किसके बारे में बात करेंगे? इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आए होंगे कितने सालों में, 32 सालों में या 34 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 32 सालों की बात करेंगे। 32 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम एक एक करके सॉल्व करा देंगे। एक चैप्टर एक लेक्चर में 10 से 15 क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाते हैं हमारे 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं हर बार। अब देखो अब क्या आता है हमारे पास? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल, सॉलिड, स्ट्रक्चर, कुछ भी कह सकते हैं। पहली बात क्या आती है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हमसे क्या कह रहा है? द सब्सटेंस which are weakly, हफ्ते वाला नहीं, वीक वाला, कमजोर, weakly attracted by the magnetic field, they are magnetized in magnetic field. They are magnetized in magnetic field but lose their magnetic property, magnetic, समझाओ, बता रहे हैं, property when magnetic field is removed। क्या समझे? कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रखा, ठीक है, ये हमारे पास कोई मटेरियल है, कौन सा है ये? पैरामैग्नेटिक है। अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया तो ये इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ, ज्यादा नहीं, एकदम जाके चिपक नहीं गया, थोड़ा सा खींचा जाए, थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ, थोड़ा सा खींचा। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन है तब तक इसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दिया तो ये बिल्कुल पुराने जैसा हो जाएगा, इसमें इतना सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बचती। क्या समझे? केवल दो चीज होती है। पहली बात कि ये लेस अट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। दूसरी बात, केवल तब तक मैग्नेटिक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद जस्ट अपने पहले जैसा, पुराने जैसा हो जाता है, इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, आगे चलें, दूसरा देखें, मिटा दो। ठीक है, इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि वीकली अट्रैक्ट होगा और केवल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में मैग्नेटिक रहेगा। दूसरा क्या आता है हमारे पास? डायामैग्नेटिक। They are weakly repelled by magnetic field. Magnetic
फील्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे भी हम पहचान सकते हैं। एक चीज रहेगी इसमें, पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस चीज से पहचान सकते हैं। मान लो हमें कोई दो तीन एलिमेंट दिए हुए हैं, उनसे पूछा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो हम किससे बता सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स गिन के और उसको देख लेंगे कि किस तरह से वो पेयर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13 14 15 15 17, तो गारंटी से वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर 14 है 16 है तो फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं कि पेयर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि इवन भी हो और अनपेयर्ड भी हो। कैसे? मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास और हमसे पूछा है कि क्या ये डायमैग्नेटिक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इवन नंबर है तो डायमैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये पी ब्लॉक में हो। अब देखो इसमें क्या है, इवन है फिर भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो जरूरी नहीं है, अगर ऑड है तो बिल्कुल आप मान करके कह सकते हो कि हाँ पैरामैग्नेटिक है, लेकिन अगर इवन है तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा के उसका ब्लॉक भर के तब देखें। ठीक है, ये आपके बीबीटी से देख सकते हैं। बीबीटी क्या आएगा, चौथे चैप्टर में आएगा, उससे बात जब बात करेंगे 11th क्लास 12th वाले में पढ़ा। एग्जांपल क्या होते हैं इसके, NaCl, H2O, C6H6, Zn++, Cu+। ये क्यों है? क्योंकि Zn अपनी ओरिजिनल अवस्था में रहता है, वो पैरामैग्नेटिक रहता है, लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो डायमैग्नेटिक बन जाता है। कॉपर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक रहता है, लेकिन अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो वो डायमैग्नेटिक। ठीक है, आगे क्या आता है हमारे पास, फेरोमैग्नेटिक। मिटा दो इसको, मिटा दो। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो रेपेल नहीं होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं थोड़ी मात्रा में। डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो थोड़ी मात्रा में रेपेल होते हैं। तीसरा देखो क्या आता है, फेरो मैग्नेटिक। ये क्या कह रहा है हमसे, द सब्सटेंस ठीक है, तो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक, क्या होता है, द सब्सटेंस which attracted strongly by magnetic field, and show magnetic property in absence of magnetic field. Example, Paconicia. ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो मैकेनिक काम करते हैं, जो मैकेनिक काम करते हैं वो जब कहीं बहुत अंदर कोई पेच लगाना होता है तो वो अपने स्क्रू ड्राइवर पे पेच को चिपका लेते हैं, उसे अंदर लगा देते हैं। वो चिपक क्यों जाता है, क्योंकि जब वो पेच बने हैं किसी फैक्ट्री में, तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उनमें थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंटली बन जाती है। क्या होता है,
कि जब वो छोटे छोटे पेच या चोबे या जो भी आप कहते हो उनको, स्क्रू कहते हैं उनको, वो जब बनते हैं तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें थोड़ा सा परमानेंटली मैग्नेटिक बन जाता है, मतलब थोड़ी सी मात्रा में परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो जब भी हम उसे स्क्रू ड्राइवर में चिपकाते हैं तो मैग्नेट की तरफ चिपक जाता है, उसे हम अंदर लगा के उसे कस देते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक, जो बहुत हार्डली, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बाद भी उनमें थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच जाती है। एग्जांपल कौन से होते हैं? फेकोनी सीआर। आगे देखो कौन सा आता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। हो गया ये? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये क्या होते हैं? ये पूरी तरीके से पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिक होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंज पाया जाता है। क्या चेंज पाया जाता है? दे आर पैरामैग्नेटिक बट अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या डोमेन कह सकते हैं, इज जीरो। मतलब क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो एक ऊपर की तरफ होगा तो एक नीचे की तरफ होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा। मतलब स्पिन जो रहता है वो अपोजिट रहता है। जो भी स्पिन इसमें पाया जाता है उसका एक अपोजिट स्पिन इसमें उपस्थित होता है। मतलब इसका जो अलाइनमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो जीरो होता है। अगर कभी भी आपसे पूछे, कि एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट होता है वो जीरो होता है, और इसमें जो डोमेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं और इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है वो जीरो। ठीक है, अगला देखो, फेरीमैग्नेट। इसी में लिख देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। सेम इसका उल्टा होता है। फेरीमैग्नेटिक क्या होता है? फेरी मैग्नेटिक, इसका सेम उल्टा होता है। मतलब अलाइनमेंट ALIGNMEN, अलाइनमेंट इज नॉट जीरो। ठीक है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ हैं तो उनका कोई अपोजिट उपस्थित नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ हैं तो उनका कोई अपोजिट उपस्थित नहीं है। थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट ये रख रहे हैं, थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट ये रख रहे हैं, जिनकी वैल्यू कैंसिल नहीं होती है। मतलब इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो क्या आता है? जीरो आता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है इसका? जीरो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इनको कैंसिल करने वाला कोई इसका दुश्मन, कोई इसका अपोजिट नहीं होता। ठीक है, और क्या बचा है हमारे पास? दो छोटे छोटे से पॉइंट बचे हैं, एक पाइजो इलेक्ट्रिसिटी और एक पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी और एक पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसे करते हैं और ये आज चैप्टर का समापन कर देंगे। फिर हम हटा दें। चल, पाइजो और पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है तो बता। पहला आता है हमारे पास पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। पाइजो
इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ क्या होता है इसका? when these crystal are subjected to mechanical stress, electricity is produced due to displacement of मतलब क्या होता है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी का कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस दें, मैकेनिकल स्ट्रेस देने का मतलब क्या होता है कि उसे या तो खींचे या तो उसे दबाएं या तो उसका स्ट्रक्चर चेंज करें, उसके ऊपर कोई बाहर से मैकेनिकल फोर्स लगाएं। मैकेनिकल फोर्स मतलब जो दुकान पे बैठे होते हैं मैकेनिक, अगर उनमें से किसी को बुला के उससे बोले कि भैया इसको दबा दो या इसको खींच दो, उसे मैकेनिकल फोर्स देंगे। मैकेनिकल फोर्स होने का मतलब ये होता है कि हम अपने पास से कोई एनर्जी लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, उसको कोई भी तरीके का उसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जो पहले से स्थिति रहती है उनकी, ऐसे बैठे हुए हैं, तुमने उनको खींच दिया, उनका हाथ पकड़ के इधर कर दिया, थोड़ा सा चेंज आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, थोड़ा सा मूव हुए, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी आई, उसको हम बोलते हैं पाइजोइलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई भी सब्सटेंस मैकेनिकल फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें उत्पन्न होती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखो आगे कौन है, एक और आता है, बाकी हम सब कुछ करा। दूसरा क्या कह रहा? पायरो इलेक्ट्रिसिटी। कुछ पोलर क्रिस्टल, पोलर का मतलब क्या होता है कि एक उसमें से बड़ा होगा, किसी भी यूनिट में बड़ा हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बड़ा हो, चाहे वो साइज में बड़ा हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर में बड़ा हो, किसी भी तरीके से बड़ा होना चाहिए, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए, ठीक है। when polar substance are placed या are exposed to heat, some amount of current प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब कुछ एटम या कुछ मॉलिक्यूल या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो अगर उनको हम हीट देते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी मात्रा में करंट बना लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पायरोइलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में बहुत सारी बातें करी, क्रिस्टल के बारे में बात करी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, किस तरह की सिमेट्री होती है इसके बारे में बात करी, क्लोज पैकिंग के बारे में बात करी, डेंसिटी के बारे में बात करी, आपके एम्प्टी स्पेस के बारे में बात करी, या कितनी उसकी एफिशिएंसी होती है इसके बारे में बात करी, या आपके सेमीकंडक्टर की बात करी, डोपिंग की बात करी, आपके इम्प्योरिटीज की बात करी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करी, जैसे कि आपका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इन सब चीजों। तो लगभग हमारा 99% तक कोर्स कंप्लीट हो चुका है पहले चैप्टर का, और जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर आता है तो इसी चैप्टर में से आएगा, मतलब इसी जितना हमने पढ़ा दिया है इसी में से आएगा। बाकी एक दो डीपीपी अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, हम आपको एक्स्ट्रा डीपीपी प्रोवाइड करा देंगे। बाकी हर चैप्टर के बाद डीपीपी आपके पास आती है 10 क्वेश्चंस की जो आती है, 15 सेकंड रुकता है क्वेश्चन, 5 सेकंड बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से इसमें भी ज़्यादा नहीं है, थ्योरी है,
5 क्वेश्चन आएंगे केवल, क्योंकि आज भी आपने देखा कोई क्वेश्चन कराने वाली जगह आई ही नहीं, तरह की बात है। तो हम 5 क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ ढांड के अच्छे क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो आपको दे देंगे डीपीपी में, और ये चैप्टर यहाँ हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे इस चीज की, अभी यही चैप्टर चलेगा। क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की पेपर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद लेक्चर शुरू करेंगे हम किसका, सॉल्यूशन। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आपके फिर 5 क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं, उसके बाद खत्म। ठीक है, आ जाएगा 10 सेकंड के लिए। 5 क्वेश्चन कराएंगे, 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो आप दूसरा आ गया आपके पास, इसे देखो क्या कहता है। ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा, पांचवा, ठीक है। चलो, तो हमने सारी डीपीपी आपको जो भी मेन क्वेश्चन थे उनकी डीपीपी आपको दे दी, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, अच्छे क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए। जितनी इनफ थ्योरी आपको चाहिए होती है 12th के लिए या नीट के लिए, वो हमने पूरी कंप्लीट करा दी है आपको। एक्स्ट्रा डीपीपी आपको हमारे पास मिल जाएगी, आप हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये चैप्टर समाप्त करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।